आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है चैप्टर नंबर 11, हालांकि सभी को छोड़ना है। और चैप्टर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, शॉर्ट आंसर ही है, इसमें लॉन्ग आंसर नहीं है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व हमें बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट, सरकार को प्रॉपर चलाना है तो संविधान का होना जरूरी है। एंड क्लियरली डिफाइनिंग द रोल्स एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, और सारी चीज़ें हमें क्या करना है, क्लियर करना है। जैसे कि विधानमंडल हो, ज्यूडिशरी न्यायपालिका हो, एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हो। सो ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स देम, इन सारी चीज़ों के बीच में आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो वो एक ही चीज़ से हो सकता है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर संविधान है तो ये इस बात मजबूती से संभव है कि जो सरकार के जितने भी अंग हैं, चाहे वो ज्यूडिशरी हो, लेजिस्लेटिव हो, लेजिस्लेचर हो, लेजिस्लेचर असेंबली हो, वो अच्छी सही तरीके से काम करेगी। एंड एट टाइम्स इवन अ सिचुएशन ऑफ एनार्ची में राइज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर आल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ साथ जब इंसान भारत जन्म लेता है तो उसे, भारत में जन्म लेता है तो उसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक एनार्ची के रूप में, पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में उसके साथ जुड़ जाती है। इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वेरी बेस ऑफ गवर्नमेंट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान जो है मतलब वो सरकार का आधार है। ये क्लियर हुआ हमें यहाँ पर इस पहले छोटा क्वेश्चन का आंसर कि संविधान का क्या महत्व है। तो सरकार के सारे अंगों को अगर प्रॉपर चलाना है तो संविधान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साथ साथ ही संविधान है तो ही सरकार के सारे अंग सही तरीके से कार्य करेंगे। एक अनार्ची, एक पीढ़ी दर पीढ़ी के रूप में जब मनुष्य, इंसान, कोई जब बच्चा जन्म लेता है भारत में तो उसके साथ उसके मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार भी उसे मिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने, हु वर द प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट संवैधानिक सभा है उसके सदस्यों का हमें नाम बताना है। तो इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोविनेंसेस, कई सारे प्रांतों से है जो महत्वपूर्ण मेंबर है। पहले हम बात करेंगे सेंट्रल प्रोविज़न, केंद्र से बात करेंगे तो बैरियर सेंट्रल इंडिया रीजन, जो सेंट्रल इंडियन केंद्रीय भारत क्षेत्र में, वहाँ के भोपाल से, ग्वालियर से, इंदौर से और रीवा से हैं। और उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कमात, घनश्याम सिंह गुच्छ, गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय एंड ठाकुर लाल सिंह। ये सभी वो महत्वपूर्ण मेंबर हैं जो मध्य प्रदेश से गए हैं केंद्रीय संवैधानिक सभा में। संवैधानिक सभा जो है हमारे देश की, जिसमें से जिन सदस्यों को चुना है तो मध्य प्रदेश के मेंबर्स हैं, जिन्हें, जो हमारे देश की संवैधानिक सभा है जिसके लिए इनका चयन हुआ था, और ये सभी गए थे। इनमें से कुछ लोग भोपाल से, तो कुछ ग्वालियर से, कुछ इंदौर से और कुछ रीवा से थे। और जो मुख्य हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं कि पंडित रविशंकर शुक्ल है, सेठ गोविंदास है, हरि विष्णु कुमार है, घनश्याम है सिंह है, घनश्याम सिंह गुच्छ है, गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय है, राधा वल्लभ विजयवर्गीय है एंड ठाकुर लाल सिंह। तो ये अगले क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश से भी कुछ लोगों का चयन हुआ संवैधानिक सभा में। और संवैधानिक सभा में मध्य प्रदेश के गौरव जो कार्यरत थे उनका नाम और वे किस किस स्थान से थे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा से थे। ये क्लियर हो गया हमें सेकंड क्वेश्चन भी। अब आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। मतलब ये 3 क्वेश्चन लिए हमने इस चैप्टर से, जिसमें 1, 3 और 6। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सोशलिस्ट और सेक्युलर का मीनिंग बताना है। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी एंड सेक्युलरिज्म मतलब सांप्रदायिकवादी। बाय ए सोशलिस्ट स्टेट इज मीन दैट इंडियन इकोनॉमी शेल बी बेस्ड ऑन सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। अगर सोशलिस्ट है तो भारतीय इकोनॉमी भी किसके पैटर्न पर चलेगी, किसके तरीके पर चलेगी, सोशलिस्ट के, सोसाइटी जो है सोशलिस्ट के तरीके पे चलेगी। मिनिमम बेसिस नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन शेल बी फुलफिल्ड। जो बेसिक नीड है वो इंसान की फुलफिल की जाएगी। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी अडॉप्टेड। और सोशलिज्म को भी संविधान के तहत एडॉप्ट किया गया है। द आइडल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ बीन
चेरिस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आइडियल है वो संविधान में सोशलिज्म सेक्युलरिज्म को ही माना है। दैट मीन्स दैट द स्टेट शेल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियन बिलीव्स बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। कोई भी व्यक्ति हो वो किसी भी धर्म किसी भी भगवान को मान सकता है। संविधान में कोई ऐसे धर्म है ऐसे भगवान का वर्णन नहीं है कि वो हर राज्य के नागरिक को, हर स्टेट के सिटीजन को मानना पड़े, मतलब कि आप अपनी मर्जी से आपको जो है आपके धर्म की स्वतंत्रता है। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। क्षेत्र के आधार पर कभी किसी सिटीजन से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता कि वो बिहार का है तो खराब है, या यूपी का है तो ज़्यादा अच्छा है, या एमपी का है तो ठीक है, ऐसा किसी नहीं, सब इक्वल होंगे। एवरी सिटीजन इज़ फ्री टू फॉलो इट्स रिलीजन एंड बिलीव्स। जो भी अपनी धर्म सभाएँ हैं, अपने भगवान हैं, उन्हें वे मान सकता है, प्रत्येक नागरिक को इसका अधिकार है। तो ये तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्लियर हो गए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर में हमें क्या मिला। हमारे देश की सरकार ने जब संविधान का निर्माण किया तो हमें क्या क्या छूट दी, क्या क्या रियायतें दी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो अनारची है हमारे लिए, कि वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हुई। तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। और आप सभी को नोटबुक की पिक्चर्स अपलोड करना है। 10th क्लास से पिक्चर्स नहीं आ रही स्टूडेंट्स की नोटबुक की। थैंक यू।